जब जात पात की राजनीति में लोगों को भावनात्मक तरीके से सभी राजनीतिक दल जो भी जिसमें भी कोई अपराधी है, कहीं कहीं कोई नाराजगी एनडीए घटक दल में नहीं है। आपने कल देखा कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय अनिल कुमार जी, जो टेकारी के विधायक, कल उन्होंने हम लोग सब साथ चल रहे हैं, एनडीए का बैठक चल रहा है। अपने कार्यकर्ताओं के बीच जब भी कोई नेता जाते हैं तो संगठन को बढ़ाना है तो संगठन में हिस्सेदारी की बात सब लोग करते ही हैं। एक सवाल होता है पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका रही है नीतीश कुमार की। इस बार क्या रणनीति रहेगी, बड़े भाई आप या छोटे भाई? मुझे लग रहा था कि इतना देर से अभी तक कोई इंटेलिजेंट पत्रकार किसी ने ये सवाल नहीं किया, तो एक तो है जो अति विशेषज्ञ पत्रकार हैं। देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट है। इसीलिए इन सब बातों का कहीं कोई अतिशयोक्ति और सवाल ही नहीं होता। सर, महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टिकट देना तो दूर की बात है, इन लोगों को महिला आयोग में भी आप लोग नहीं ले जाते हैं, खासकर गोपालगंज, सीवान, छपरा, ये तीनों जिला से देखा जाए तो। निश्चित रूप से आपका ध्यान रखेंगे अगर कोई बाती है, लोग से आप लोग बहुत हेल्प लेते हैं। चूंकि महिला आयोग में कुल 6 के आसपास सदस्य होते हैं, तो 3 हमारे कोटा में मिलेगा बीजेपी को, और जब हम गठन करेंगे तो इधर काफी ध्यान रखेंगे। सर, संगठनात्मक रूप से मजबूती पर बहुत चर्चा होती है बीजेपी में, लेकिन बीजेपी कभी भी अपने संगठन के दम पर अकेले बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहती है, न हिम्मत करती है। संगठन में संख्या बढ़ती जाए, मजबूती आ जाए और उम्मीदवार सभी सीटों पर चुनाव में लड़ पाए। ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल का, आप अलग से जवाब सुनेंगे। बिहार में और पूरे देश में कहिए, कुछ राजनीतिक दल इस देश के जनता को जाति में बांट करके राजनीति करते हैं, और जब जात पात की राजनीति, एक तरफ सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और दूसरे तरफ समाज को जात पात में बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी इन जात पात से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहती है और शुरू से करते आ रही है। जब जात पात की राजनीति में लोगों को भावनात्मक तरीके से जोड़ करके एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात आती है तो प्रतिपक्ष के लोग जो माननीय लालू यादव जी के परिवार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय घर परिवार से बाहर निकल के भी सामाजिक न्याय होता है। चांदी का चम्मच लेकर के घर में जो जन्म लेगा वही नेता बनेगा, और सामाजिक न्याय लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हमारे प्रतिपक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल में कोई आम आदमी उसका जो है नेता बनता है? क्यों तेजस्वी यादव ही नेता बन रहे हैं? परिवार से बाहर निकलिए। अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो एक तो परिवारवाद राजनीति में हॉबी है, दूसरा जातिवाद, लोगों को जात में बांटना। अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस और ये प्रतिपक्ष लोग डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते हैं, तो थोड़ा सा कांटों का डगर है। आप पर भी लगता है कि आप भी समाज को डिवाइड एंड नहीं, मैंने आपका जवाब दिया, वो सवाल नहीं था। बीजेपी बिहार मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कभी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि अगर हम सनातन की भी बात करते हैं कि हम सनातन की राजनीति करते हैं, ये आरोप हो सकता है। तो इस देश की 80 से ज़्यादा प्रतिशत आबादी सनातन है, 85% आबादी सनातन है। तो जहां 85%, 80% सनातन ही है, तो हम वहां क्या जात धर्म की बात करेंगे? कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम सनातन की राजनीति करते हैं तो 85% अगर एक तरफ लोग हो जाए तो कोई राजनीति होगी, जरूरत पड़ेगा क्या? लेकिन सर, जातियां तो आप लोग भी करते हैं। मैं बात बताता हूं, इसलिए मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है, विचारधारा की राजनीति करती है, और सभी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी। हमारा जातिगत क्या है? सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी। कोई ऐसा नहीं है कि एक दो जाति चिन्हित कर लिए या राजनीति शुरू कर दी है। इसको ये भी कर सकते हैं कि नीतीश कुमार चलिए इस पर बीजेपी, चलिए सर, आपको लगता होगा कि हमारे जेहन में अच्छे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जवाब क्वालिटी का जब आ जाए
तो जेहन के सवाल को बिहार रोक। में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में देखिए तो अरबों खरबों का हो रहा है, योगी जी ला रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं, बिहार में अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ है। कोई कल कारखाने विशेष नहीं लग रहा है नहीं जितने नहीं, चाहिए। आपको पता नहीं, अभी बिहार में बहुत सारे कारखाने लगे हैं। इधर आप अगर 1 साल 2 साल में देखिएगा, 5 साल में काफ़ी कारखाने लगे हैं। भाई बहन प्रोग्राम 2500 रुपए देना, मुफ्त में रेवड़ी बांटना, इसको कैसे लेते हैं? ये राजनीतिक प्रोपगंडा है, इसको बहुत ज़्यादा इस पर सवाल जवाब सर किया अभी तो सकता इसमें है। कर रहा है ना, लाडली बहन लाडली भाई। मैंने कहा ना कि गरीबों का हक है, गरीबों को जीने का हक है, जिस तरह भी उसको जीने का हक मिले उसका प्रयास सबको करना चाहिए। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भाजपा ने कैप्चर कर लिया है, जो भाजपा कह रही है वही नीतीश कुमार कर चलिए रहा ठीक है, आपकी बात पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। अब गरीबों के हक की बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर एक बड़ा मुद्दा है बिजली में। स्मार्ट मीटर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं आऊंगा तो आपको पता नहीं है, स्मार्ट मीटर कोई मुद्दा ही नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो कहा है मैं फेल हो गया ना, वो फेल हो गया ना। उसने क्या किया, स्मार्ट मीटर का मुद्दा को पूरे बिहार में उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब जगदानंद सिंह जी का स्मार्ट मीटर का बिल 8 महीना पहले का देखा गया तो मालूम हुआ कि उनका बिल 8 महीना पहले जो आता था, जब स्मार्ट मीटर नहीं लगा था, अब बाद में उनका बिल जो है 123 रुपये कम आया है, तो उन्होंने इस मुद्दा को ही रोक दिया। बयान तो कल आया तेजस्वी यादव। हाँ, तो रोक दिया, अब दम नहीं रहा, मुद्दा नहीं बन पाया। मंच से आपने मुहावरे के तौर पे कहा था कि कुत्ते की मौत मारे जाओगे, वो इशारा कहा था शिवान में। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अपराधी किसी भी राजनीतिक दल का हो, अपराधी की मौत रोड पर ही होता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरे पास AK-47 है, AK-56 है, हम समाज में जिसका चाहें कत्ल कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी का ज़मीन लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग में बहुत अपराधी को आता है और देह हाथ ऐंठ करके बहुत लोग चलता है। लेकिन आप अगर इतिहास देखिए तो ये सभी लोग जितने भी अपराधी हैं, जिनका कि तूती बोलता है दुनिया में, ये इनकी मौत रोड पर ही होती है। सवाल है सर, भगवान और अल्लाह जो है, ऐसे लोगों को कभी सुनिए, समझिए इस बात को, भगवान और अल्लाह, जेसस और वाहिगुरु कभी भी समाज में ऐसे अतिताई को सुख नहीं देता है। और ऐसे लोग बेमौत ही मरते हैं जिन लोगों ने समाज में अपराधीकरण का सहारा लेकर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं बहुत दूर का इशारा कर रहा हूं, पूरे देश के लिए। अगर आप में, हम में भी कोई अहंकार है तो उसको त्यागिए और एक ही बात बोलिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे प्यारे प्रभु। नंगा आए थे नंगा जाओगे, किस बात का? सर इससे गीत पर हम एक और सवाल करना चाहते हैं। एक मिनट, नंगा आए हो नंगा जाओगे, किसको दिखाते हो ताकत, किसको दिखाते हो हथियार, किसको ये बताना चाहते हो कि हम समाज में ताकतवर हैं? मैंने कल कहा कि नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, नेता वो नहीं होता जो काफिला लेकर चलता है, काफिला लेकर चलने वाला नेता डरपोक होता है। काफिला लेकर चलने वाला नेता को ये आभास होता है कि वहां जाए तो पता नहीं लोग हमारा इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, 10 आदमी खड़ा होगा कि नहीं होगा, इसलिए एक 90 डिग्री उतरता है, एक 120 डिग्री उतरता है गाड़ी से। जब ऐसे आपराधिक राजनीतिक जब चलते हैं और जब वो कहीं उतरता है गांव में, तो देखिएगा उसके साथ वाला आदमी एक का 90 डिग्री रहता है और एक का 120 डिग्री रहता है देहात। जनता जब पीछे से लात मारती है ना, तो सब छाती ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि नंगा आए हो नंगा जाओगे। ऐ इंसान, मत दिखाओ किसी पर अपनी ताकत और मत अखबार में छपवाओ कि हम यहां के बाहुबली हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। कुत्ते की मौत मरना, उसी को मैंने मुहावरा में कहा था कि ऐसे लोग कुत्ते की मौत मरते हैं। मैंने बचपन में मुहावरा सुना था। और जब भी ऐसे आदमी को समाज में देखिए तो आपको उसमें कुत्ता ही नजर आना चाहिए। ये मुहावरा है। पर सलाम प्रणाम कर लीजिए, उपाय नहीं। पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं, वो कुछ ऐसा हम तो बोल रहे हैं, आपको समझे में नहीं आ रहा है। हम तो बोल रहे हैं सभी राजनीतिक दल, आप नहीं समझे बात को। मैं बोल रहा हूं सभी राजनीतिक दल, जो भी जिसमें भी कोई अपराधी है
हम सबकी बात करते हैं। हम तो एक ऐसे अध्यक्ष हैं जो बोल रहे हैं कि नंगा आए थे नंगा जाओगे, और आज के बाद आप पत्रकारों को भी ऐसा अपराधी जो बाहुबली नजर आता है उसके अंदर एक दूसरा चेहरा जरूर देखिएगा, जो मुहावरा में हमने कहा। सर, सिवान वासियों को क्या कहना चाहेंगे? सिवान वासी बहुत ही अच्छे हैं। इतना आतिताई के बाद भी सिवान वासी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मैं तो भाई सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं आप लोगों को भी। मैं आप लोग सिवान में जिस तरह से पत्रकारिता मजबूती के साथ आप लोग करते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे और आपको भगवान स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे।